वसूली करना शुरू कर चुके थे और आर्मी ने उसकी सरेआम पिटाई की है। कुछ लोग बीच में बचाने के लिए आए, लेकिन आर्मी के जवानों ने कहा कि अब उन्हें निपटने का तरीका आता है, क्योंकि जमीन पर लोगों के साथ ये वो लोग हैं, यहाँ पर इन तस्वीरों में पिट रहे शख्स को और उसकी पार्टी के बारे में समझिए। ये वो लोग हैं जो यूनुस के साथ हैं, जो यूनुस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये उसकी उस पार्टी के लोग हैं और ये लोग जमीन पर वसूली करना शुरू कर चुके हैं। लोगों को मारना पीटना, उनका पैसा छीनना शुरू कर चुके हैं और आर्मी जिस बुरी तरीके से आर्मी के जमाने से पीट रहे हैं, लगता है आर्मी को भी लग रहा है कि बहुत हो चुका। मेरे साथ ब्रह्मदीप अलूने इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेता हूं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। ब्रह्मदीप जी, शेख हसीना का फेसबुक पर बयान जिसके बारे में अभी बता रहा था, जो लगातार हम दिखा भी रहे हैं, क्या ये यूनुस को लगातार परेशान कर रहा है? क्योंकि शेख हसीना ने ये कहा है मैं वापस आऊंगी और इसका बदला लूंगी। अब जब कोई भी इस तरीके का शख्स जो इलेक्टेड नहीं है, वो इस बयान से भी डरता है और उसे लगता है कि अगर ये चीजें हो गई तो फिर उसके ऊपर इसके रिपरकशंस होंगे। आपका क्या कहना है इस पर सर? देखिए राजीव जी, जो मोहम्मद यूनुस है वो बांग्लादेश का असल चेहरा नहीं। मोहम्मद यूनुस है शेख हसीना के विरोध का चेहरा है। मोहम्मद यूनुस जो है वो महत्वाकांक्षा है जो राजनीतिक दल बनने के बाद वो उन्नति नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए और उनका विरोध हुआ, वो उसका चेहरा है, बदला लेने वाला चेहरा है। जो मोहम्मद यूनुस है वो भारत विरोध का चेहरा है और सबसे बड़ी बात है कि उनके सामने एक ऐसी राजनेता है जो देश का आधुनिकीकरण करना चाहती थी, जो बांग्लादेश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती थी, जो वहां की सेना का आधुनिकीकरण कर रही थी, जो दुनिया में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर बांग्लादेश को उभार रही थी। तो जो शेख हसीना जिस प्रकार से विरोध कर रही है, जो बोल रही है, वो बिल्कुल सच बोल रही है। निश्चित तौर पर शेख हसीना ने गलतियां की होगी, निश्चित तौर पर शेख हसीना सत्ता पर हावी हुई होगी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं हो सकता कि उस देश के जो लोग हैं वो सड़कों पर आ जाए। इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि उस देश के जो कर्मचारी है वो विरोध करने लगे। इसका मतलब यह कतई नहीं हो सकता कि वह देश भूखों मरने लग जाए। तो और सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद यूनुस जो है अल्टीमेटली नोबेल पुरस्कार विजेता उस देश का नेतृत्व है, जो जिसका काम था उस देश के तमाम जो राजनीतिक दल है उनको एक करके अपने देश को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करना और लोकतंत्र का जो चेहरा जो इधर उधर हो रहा था या जो बदरंग हो रहा था उसको सही तरीके से लाना। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, वो कट्टरपंथियों का चेहरा बन गए और शेख हसीना आज भी भले ही वो वहां से निर्वासित हो गई हो, वो भले ही भारत में रह रही हो, लेकिन इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आज भी दुनिया में शेख हसीना की मान्यता है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई उस देश की मुखिया। और मोहम्मद यूनुस जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से देश के चुने हुए मुखिया नहीं है। तो जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई नेता है वो तो निश्चित तौर पर उन्हें जो है वो बिल्कुल उनका विरोध करेगी, उनको इस बात का हक भी है। और यहाँ पर दुनिया को ये समझना पड़ेगा और शेख हसीना ने बखूबी समझाया भी कि मोहम्मद यूनुस ने आकर कट्टरपंथियों को छोड़ा है, जेल से रिहा किया है, तो कहां गलत बोल रही है। आप देखिए बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए, जो लोग आईएस के काम करते थे, जो लोग अलकायदा में शामिल होते थे, जो लोग चरमपंथी कामों के कार्यों में लिप्त थे, उनको मोहम्मद यूनुस ने छोड़ दिया। भला ये देश का मुखिया ऐसे कैसे कर सकता। और दूसरी बात है, जो उस देश के लिए सबसे ज्यादा आत्मघाती कदम है कि आप रोहिंग्या को एक कॉरिडोर दे रहे हैं, आप जो है सेंट मार्टिन द्वीप देना चाहते हैं अमेरिका को, जहां पर कि अमेरिका अपना एक नौसैनिक अड्डा बनाएगा और चीन और अमेरिका की जो प्रतिद्वंदिता है वो बांग्लादेश की जमीन से शुरू हो जाएगी। तो किसी भी देश का मुखिया ऐसा नहीं कर सकता। वह देश जो कि निरंतर आगे बढ़ रहा हो, वो देश जो एशिया का टाइगर कहा जाता हो, उस देश को मोहम्मद यूनुस ने अपनी अति महत्वाकांक्षाओं से बर्बाद कर दिया है। और राजीव जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, उनके रग रग में शेख हसीना का विरोध है, क्योंकि शेख हसीना के कार्यकाल में मोहम्मद यूनुस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो चुन चुन कर बदला ले रहे। यही कारण है कि लोकतांत्रिक तरीके से एक देश जो बेहतर तरीके से चल रहा था, उस देश में अब सत्ता जो सेना है
वो सड़कों पर आ गई है। उस देश की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ गई है और निश्चित तौर पर सेना को इस देश की कानून व्यवस्था की स्थिति को अपने हाथ में लेना ही होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो वहां पर अल्पसंख्यकों के पर अत्याचार होंगे, वहां पर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को कुचला जाएगा, वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से जो नेता चुने गए उनको कुचला जाएगा और वहां पर कट्टरपंथी पूरी तरीके से हावी हो जाएंगे। ब्रह्मदीप अलूने सर, एक बात तो तस्वीरों में सर समझ में आ रही, जो बातें आप कह रहे हैं वो तस्वीरों में गवाह भी बन रही हैं कि बांग्लादेश ऐसी हालत में पहुंचा दिया गया है। ये उम्मीद बड़ी कम ही होती है कि एक नोबेल लॉरेट जो लीडरशिप देने की